दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सर्कुलर मोशन एंड रोटेशन चैप्टर का आज हमारा 23rd एपिसोड है एंड आज का जो एपिसोड है उसमें हम एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करेंगे और फिर इसी एक्सपेरिमेंट को एक क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम बोर्ड पे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरा देखिए एक्सपेरिमेंट सेटअप किस तरह का है। मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और यहाँ पे आप फ्रंट कैमरे में देख भी पा रहे होंगे एक पुली है, पुली के थ्रू हमने स्ट्रिंग के थ्रू इनको कनेक्ट किया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इनका मास ऑब्जर्व कर लेता हूँ, ठीक है, कि कितना कितना मास है और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको हम रोटेट करेंगे। देखते हैं कौन सा ब्लॉक आउटसाइड जाता है, कौन सा ब्लॉक इनसाइड जाता है, ये जरा ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हम इसको एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में हम सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इनका मास देख लेता हूँ कि क्या इनका मास है। तो सबसे पहले ये ब्लैक वाला देख रहा हूँ, तो ये जो है ये 83 ग्राम्स का है भाई, ठीक है। और अब मैं दूसरे वाला देख लेता हूँ कि ये जो है ये कितने मास का है, दूसरे वाला ब्लॉक। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा, ये है 112 ग्राम का, तो इसका मतलब ये थोड़ा हैवी है। तो चलिए मैं वापस इनको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। तो एक मैंने यहाँ पे रख दिया है, थोड़ा अंदर रखा है और एक थोड़ा बाहर की तरफ रखा है। मैं इनकी लोकेशन भी आपको बता दूंगा कि क्या लोकेशन है। तो अगर मैं इनकी लोकेशन चेक करके बताऊं आपको, तो ये जो है ये ऑलमोस्ट 16 सेंटीमीटर पे है और यहाँ पे ये जो है ये आपका जो इसका सेंटर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर के अराउंड है, ठीक है। तो ये 25 के अराउंड है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा भी, ठीक है। ये इसका मिडिल वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, देखते हैं कौन सा ब्लॉक किधर मूव करेगा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे इसकी आरपीएम बढ़ा रहा हूं। तो आपने देखा कि जो हैवी मास था जो अंदर की तरफ था वो अंदर की तरफ गया है, जबकि लाइटर मास बाहर की तरफ गया है। तो दोस्तों अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इनको बिल्कुल साइड बाय साइड रखने जा रहा हूँ। जरा देखिए अब ऑलमोस्ट ये बिल्कुल एक साथ साइड बाय साइड है। रादर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि ये थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, थोड़ा सा एंगल पे हैं ये, बट ऑलमोस्ट ये बराबर ही है। इनका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि कौन किधर जा रहा है, ठीक है। तो मैं अगेन इसको स्पीड अप कर रहा हूँ। अब जरा देखिए, अब जो लाइटर मास था वो हमारा अंदर गया है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं बराबर रख दूंगा इनको तो लाइटर मास अंदर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके पीछे का कारण देखते हैं। जबकि हैवियर मास जब अंदर था तब हैवियर ही अंदर जा रहा था। अब एक काम करते हैं, इनको थोड़ा तक दूरी पे रखते हैं। जरा देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं दूरी रख देता हूँ और थोड़ा सा वर्टिकल फॉर्म में रख देता हूँ इसको, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि गैप जो है वो कुछ 1.5 सेंटीमीटर का गैप हमने रखा है। और अब फिर से मैं ज़रा इसको रिवॉल्व करता हूँ, आरपीएम बढ़ाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे आरपीएम इंक्रीज़ किया एंड अभी कोई भी नहीं मूव कर रहा, अभी भी कोई मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मेरे काफ़ी आरपीएम हो गए हैं और अभी भी कोई मूव नहीं कर रहा। तो देखो मैंने बहुत फास्ट कर दिया इसको दोस्तों, लेकिन स्टिल जो है वो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, लग नहीं रहा कि कोई मूव करेगा, ठीक है। चलिए अब वापस धीरे धीरे मैं इसको स्लो करता हूँ, देखता हूँ इनकी लोकेशन कुछ डिस्टर्ब हुई है कि नहीं हुई है। तो थोड़ा सा टेंजेंशियल जरूर मूव हुए हैं ये, लेकिन अगर आप रेडियली देखना चाहो तो रेडियल वही लोकेशन है, ऑलमोस्ट वही लोकेशन है। थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ होगा, बिल्कुल माइन्यूट सा, लेकिन इस बार देखिए अंदर वाला जो ब्लॉक है वो अंदर नहीं आया। जबकि अगर मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ तो अंदर वाला ब्लॉक अंदर आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रख रहा हूँ तो अंदर वाला ब्लॉक अंदर आ रहा है, बट जबकि इनको बिल्कुल अगर 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर के गैप पे रख रहा हूँ तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। और अगर इनको दोनों को बराबर रख दूंगा तो फिर क्या होगा दोस्तों, फिर जो हैवियर जो मास है वो बाहर जाएगा, लाइटर अंदर आ रहा है।
और ऑब्वियसली अगर मैं इसको अंदर ही रख दूंगा तो फिर ये तो बाहर जाना ही है फिर, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं एंड बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा एंड अब हम उस एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन आई हमारे पास उनको जरा एनालाइज करेंगे और उसके ऊपर एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन होगा, मतलब एग्जैक्ट डेटा तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने नहीं की कि कितनी सेंटर पे कितने सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हमने ब्लॉक्स को रखा, वो सब हमने नहीं देखा। बट आपको एक क्वेश्चन से एक एनालिसिस करके देखते हैं सो दैट आपको इस एक्सपेरिमेंट की अंडरस्टैंडिंग बने और आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास जो साइड व्यू कैमरा है, जो सामने जो आप जिससे आप मुझे देख पा रहे हो, उससे अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे डिस्क जो है वो मान लीजिए ऐसे नजर आ रही है। टॉप व्यू से एक सर्कुलर नजर आएगी, बट साइड व्यू से मैं मान लेता हूं कि ऐसी डिस्क है और यहां पे मेरे पास एक पुली लगी हुई है और यहां पे दो ब्लॉक कनेक्ट है। एक ब्लॉक ये है और मान लीजिए एक ब्लॉक ये है। ये ब्लॉक मान लीजिए M1 है और ये ब्लॉक मान लीजिए M2 है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डिस्क को ऐसे रोटेट कर रहा हूं ओमेगा से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड से इसको रोटेट कर रहा हूं, ठीक है। तो अब मुझे देखना है कि कौन सा ब्लॉक किधर जाएगा। अच्छा, यहां पे कंडीशन क्या है, M1 को मैं मान लेता हूं फिलहाल बड़ा है, अंदर वाला ब्लॉक मान लीजिए बड़ा है M2 से, हैवी है, ठीक है। बड़ा मतलब हैवी है, ठीक है। M1 इज ग्रेटर देन M2, मास इसका ज्यादा है इससे, और जो R1 है इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी लेस है R2 से। R1 R2 क्या है बताओ, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। स्ट्रिंग की जो डिस्टेंस है ना वो आपकी इस तरह से दे रखी है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी है दोस्तों। फ्रिक्शन कहाँ पे, एक तो इन सरफेसेस पे, इनका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है ना डिस्क के साथ जो नीचे वाला सरफेस बना वहां पे फ्रिक्शन है। दूसरा फ्रिक्शन यहाँ पे पुली में भी है, जो आपकी पुली कनेक्ट है इसमें भी है। इस पुली में फ्रिक्शन की वजह से क्या नुकसान होगा बताओ, क्या दिक्कत आएगी? नुकसान कुछ नहीं है, दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि जो इधर की टेंशन होगी और जो इधर की टेंशन आएगी वो बराबर नहीं आएगी, ठीक है। आप ये ऑलरेडी देख चुके हो, आपको सेकंड चैप्टर में मैंने समझाया था कि जब भी पुली पे फ्रिक्शन आ जाता है तो टेंशन दोनों तरफ सेम नहीं होती, तो यहाँ पे टेंशन जो है वो बराबर नहीं आएगी। बट फिलहाल के लिए चलो इसको मैं 1 मिनट के लिए नेग्लेक्ट कर भी दूं फ्रिक्शन को, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे टेंशन मेरी इधर है और यहाँ पे टेंशन मेरी इधर है, बराबर होगी टेंशन। मैं फ्रिक्शन यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इधर टेंशन आएगी और यहाँ पे इधर टेंशन आएगी। मैं मान के चला हूँ कि पूरी पुली में, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो हर पॉइंट पे सेम है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं ओमेगा से, और मैं ये शुरू में मान के चल रहा हूं कि ओमेगा इतना लार्ज नहीं है, फिलहाल ये मूव नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए ऐसे मान लेते हैं कि फिलहाल ये कोई मूव नहीं कर रहा, फ्रिक्शन इनको रोक के बैठा हुआ है, ठीक है। या आप ये समझिए कि भाई जस्ट ये मूव होना शुरू होने से जस्ट पहले, मूव होना स्टार्ट होने से जस्ट पहले की अगर मैं सिचुएशन को देखूं तो उस टाइम पे कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे होंगे उनको जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लाइटर मास मेरा बाहर की तरफ है, हैवियर मास मेरा अंदर की तरफ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इनके ऊपर फोर्सेस को दिखाऊं तो कैसे फोर्सेस को दिखाऊंगा उसको जरा पहले समझते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M2 का। तो M2 पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक तो टेंशन लग रही है इधर M2 के ऊपर, एक तो टेंशन एक्ट कर रही है भाई इस तरफ, और एक यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। M2 के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहां पे, नीचे वाला जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वहां पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। बट द क्वेश्चन इज किधर की तरफ होगा फ्रिक्शन। अगर ये M2 बाहर जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है, अगर ये बाहर की तरफ स्लाइड हो रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन जो है वो अंदर की तरफ लगेगा। मैं इस फ्रिक्शन को F2 बोल देता हूं, ठीक है। अगर तो ये M2 जो है बाहर की तरफ जा रहा है तो उस केस में F2 जो है इस पे अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो और तो कोई फोर्स हमें नजर नहीं आ रहा, तो अगर मैं यहां पे लॉज ऑफ इक्वेशन लगाऊं तो क्या बनेगा, T प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी बताओ जरा, ओमेगा स्क्वायर R2, V स्क्वायर बाय R2 भी लिख सकते थे, ओमेगा स्क्वायर बाय R2 लिख दिया, ठीक है। ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, ये तो पहले वाले ब्लॉक की आ गई। अब आइए दूसरे ब्लॉक का। दूसरे ब्लॉक का मतलब M1 जो ब्लॉक है इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसकी टेंडेंसी क्या, अगर ये बाहर जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है तो ये अंदर आने की टेंडेंसी दिखा रहा होगा, सीधी बात है भाई, क्योंकि स्ट्रिंग अटैच्ड है और स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है। तो मैं ये बोलूंगा कि इसके ऊपर एक टेंशन इधर लग रही है
और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा हो, क्योंकि अंदर जाने की टेंडेंसी दिखा रहा है, फ्रिक्शन इसको रोकेगा, इस कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं होने देगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो F1 इधर की तरफ लगेगा। और इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं T माइनस F1 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर R1। आप ये कह सकते हो M1 ओमेगा स्क्वायर R1, ये इसका इक्वेशन बन जाएगी। अब सुनो, हमें कैसे पता चला कि भाई यही बाहर जाएगा और यही अंदर जाएगा? ये कैसे वेरीफाई करें हम लोग? ये वेरीफाई करेंगे फ्रिक्शन फोर्स से। अगर M2 बाहर जा रहा है, अगर मैं बोलूं इफ M2 इज गोइंग आउटवर्ड, इफ M2 इज गोइंग आउटवर्ड, इज गोइंग आउटवर्ड, अगर M2 आउटवर्ड जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब F2 मेरा पॉजिटिव होगा, F1 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि M2 आउटवर्ड जाने का मतलब M1 इनवर्ड जाना। तो आप ये कह सकते हो यहां पे जो F1 एंड F2 जो आएंगे, जो इस डायरेक्शन में हमने जो दिखा रखे हैं वो पॉजिटिव आएंगे, वो बोथ पॉजिटिव आएंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे, बोथ पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे। जो ये डायरेक्शन आपने दिखा रखी है बिल्कुल सही दिखा रखी है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं ये बोल दूं, ये तो पहला केस था, दूसरे केस में अगर मैं ये बोल दूं इफ M2 is going inward, अगर M2 जो है वो इनवर्ड जा रहा है, ठीक है, इनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब M2 अंदर आ रहा है। तो M2 अगर अंदर आ रहा है तो इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा और इस पे फ्रिक्शन इधर लगेगा। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन में जो आपने F1 F2 दिखा रखे हैं वो आपके नेगेटिव आ जाएंगे, बोथ नेगेटिव आएंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव आएंगे भाई, ठीक है। अगर M2 अंदर आ रहा है और M1 बाहर जा रहा है तो यहां पे F1 इधर नहीं आएगा, यहां पे अंदर की तरफ आएगा F1, और यहां पे F2 अंदर की तरफ नहीं आएगा, यहां पे F2 बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। कब? जब M2 जो है वो इनवर्ड आ रहा है, M2 जब अंदर की तरफ आ रहा है तब। आई होप आपको समझ आया, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है भाई। और जब दोनों ही मान लीजिए मूव ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आप ये कह सकते हो F1 F2 की वैल्यू को 0 ले लो आप, ठीक है। तीसरा एक और केस, जब ये मूव नहीं कर रहे हैं, सोचिए, हालांकि ऐसा केस होगा नहीं, ठीक है, अगर आप ओमेगा को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, फिर भी ये मूव नहीं कर रहे हैं, तब की बात हो रही है भाई। तब मैं ये मान सकता हूं कि फ्रिक्शन को, दोनों का फ्रिक्शन जो है वो नेग्लेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब आप ये मानिए कि इंडिविजुअल फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे, पहले इन दोनों सिचुएशन को समझिए, ठीक है। तो चलिए अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब ये कैसे देखेंगे कि कौन सा कब अंदर जाएगा, कौन सा कब बाहर जाएगा, इसको कैसे देखें? तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है। एक काम करते हैं, दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो 1 माइनस 2 करोगे तो इधर बन जाएगा F1 प्लस F2, ठीक है भाई। और बराबर की इधर क्या आएगा बताओ जरा? अगर 1 माइनस 2 किया तो ओमेगा स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूं, ये बन जाएगा M2 R2 माइनस M1 R1। एक बार जरा देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से मेरे पास F1 प्लस F2 आ जाएगा। अब केस 1 की बात करते हैं, जब दोनों ही पॉजिटिव हैं, जब M2 गोइंग आउटवर्ड है, M2 जब बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। इसका मतलब इधर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बताओ जरा? अगर मैं केस 1 की बात करूं, केस 1 मतलब ये वाला केस, ठीक है, अगर मैं ये बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि उस केस में ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब M2 R2 हैज टू बी ग्रेटर देन M1 R1। तो अगर M2 R2 मेरा बड़ा है M1 R1 से, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये बाहर की तरफ जाएगा दोस्तों और ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये बाहर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। अगर M2 R2 इज ग्रेटर देन M1 R1 है, और कब जाएगा? ऑब्वियसली उसके लिए ओमेगा आपको अच्छा खासा लार्ज रखना पड़ेगा, धीरे धीरे ओमेगा को बढ़ाते जाना पड़ेगा, और ओमेगा को आप स्लोली इंक्रीज कीजिए, धीरे, फास्ट इंक्रीज मत कीजिए। क्यों भाई? क्योंकि अगर आपने ओमेगा को बहुत ज्यादा अब्रप्टली चेंज कर दिया तो दिक्कत ये आएगी कि उससे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगी इसके पास। आप जानते हो कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो आपकी होती है dv by dt, ये आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है दोस्तों। इसका मतलब मेरी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है अगर वो चेंज होगी तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? वो ओमेगा की वजह से चेंज होगी। अगर आप ओमेगा को बिल्कुल स्लो इंक्रीज कर रहे हो, बिल्कुल माइन्यूट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, तो आपकी जो ये v है ये भी बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होगी। इसका मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। इसका मतलब
टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी, तो होगा ये कि टेंजेंशियल ये मूव नहीं करेंगे। पॉइंट को समझिए, ठीक है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अब्रप्टली इनको ओमेगा को फास्ट कर दिया तो फिर दिक्कत आएगी। फिर यहां पे फ्रिक्शन जो है वो रोल प्ले करेगा और फ्रिक्शन इनको टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी मूव करवाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप इतना फास्ट ओमेगा को नहीं बढ़ाओगे, डिस्क की जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको इतना फास्ट नहीं करोगे, धीरे धीरे इंक्रीज करो। तो अगर आप ओमेगा को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उस केस में जो लाइटर मास है वो बाहर की तरफ जाएगा और ये जो हैवियर मास है वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया। अब आते हैं केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में देखते हैं। केस नंबर 2 मतलब ये वाला, M2 इज गोइंग इनवर्ड। अगर M2 इनवर्ड है, ये अंदर जा रहा है, तो F1 प्लस F2 का सम नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव आने के लिए क्या जरूरी है बताओ जरा। नेगेटिव आने के लिए जरूरी है कि M2R2 हैज टू बी लेस देन क्या होना चाहिए, M1R1। अगर M2R2 मेरा लेस हो जाए M1R1 से तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा केस नंबर 2 है दोस्तों। इसका मतलब जो मेरा M2 है वो अंदर आएगा और M1 बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन होगी तो। और ये कंडीशन कब हुई थी? जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो पहली बार जब आपने परफॉर्म किया तो ये कंडीशन अचीव हुई थी हमारे पास, क्योंकि आपने देखा था कि लाइटर मास जो है वो बाहर की तरफ जा रहा था। लाइटर मास मेरा बाहर की तरफ जा रहा था और हैवियर मास अंदर आया था, क्योंकि आपने लाइटर मास के साथ जो डिस्टेंस दे दी वो काफी ज्यादा दे दी, ठीक है, वो इतनी ज्यादा कर दी कि वो प्रोडक्ट जो है बड़ा हो गया इससे, तो इसलिए जो लाइटर मास है वो बाहर की तरफ गया, हैवियर मास अंदर की तरफ आया। फिर आपने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, दोनों की सेंटर से डिस्टेंस जो है वो बराबर कर दी। इसका मतलब R2 इक्वल टू R1 कर दिया। अगर R2 इक्वल टू R1 है तो फिर M1 मेरा बड़ा हो गया। M1 तो मेरा बड़ा है M2 से, भाई वो तो चेंज कर नहीं सकते हो मास को तो आप। लेकिन आपने क्या किया, R2 और R1 को बराबर कर दिया। अगर R1 R2 बराबर है और M1 मेरा बड़ा है M2 से, तो फिर ये केस नंबर 2 बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हो गए और M1 मेरा बड़ा है M2 से। सही बात है। इसका मतलब केस 2 हो जाएगा। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में हैवियर मास बाहर की तरफ जाएगा। आपने एक्सपेरिमेंट में भी देखा कि जब दोनों को हम बराबर डिस्टेंस पे कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो हैवियर मास है वो बाहर की तरफ जाएगा और जो लाइटर मास है वो अंदर की तरफ आएगा। ये भी आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब अगर आपने देखा हो इसके तीसरे हिस्से में हमने क्या किया था, हमने एक छोटा सा गैप किया था, 1.5 सेंटीमीटर का हमने दोनों के बीच गैप रख दिया था, अगर आपको ध्यान हो एक्सपेरिमेंट में। और हमने देखा था कि उस केस में जब हम ओमेगा को बढ़ाते जा रहे थे तो कोई भी ब्लॉक आपका रेडियली आउटवर्ड जा नहीं रहा था, जब दोनों के बीच का जो गैप था वो 1.5 था। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज उस 1.5 वाले गैप पे आपका ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये अप्रोक्सीमेटली बराबर आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली बराबर आ गया और ये बराबर आने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, बराबर मतलब M1 बड़ा है M2 से, तो हमने R1 को थोड़ा छोटा कर दिया R2 से, बट सच दैट ये दोनों जो है ना बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो कट जाएगा, और कट जाएगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाएगा। F1 इक्वल टू माइनस F2, इसका मतलब फ्रिक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। कहने का मतलब ये है कि इस केस में आपका जो फ्रिक्शन लगेगा वो दोनों पे ही, आप ये कह सकते हो दोनों ही बाहर की तरफ जाने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं, तो दोनों पे ही एक दिशा में लगेगा। इसमें इधर लग रहा है, इसमें इधर लग रहा है। अब क्या होगा, अब जब आप ये दोनों बराबर कर दोगे तो इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो इसमें भी इधर लगेगा, या फिर इस पे फ्रिक्शन अगर इधर लग रहा है तो इसमें भी फ्रिक्शन इधर ही लगेगा। यहां पे पॉजिटिव बन जाएगा, ये समझ रहे हो, तो एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे ये फ्रिक्शन। ऑपोजिट मतलब दोनों पे सेम डायरेक्शन में लगेगा। कहने का मतलब ये है, ऑपोजिट का मतलब साइन ऑपोजिट आएगा भाई, जब आप इक्वेशन में लिखोगे ना तो एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे। पॉइंट को समझिए मैं किस सेंस में ये बात बोल रहा हूं कि ऑपोजिट बनेंगे। ऑपोजिट मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं बनेगी। अगर इस पे आप F2 इधर दिखा रहे हो तो इसमें भी आप F2 को इधर F1 को इधर ही दिखाओगे। इसका मतलब दोनों ही बाहर जाने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं फिर, ठीक है, दोनों ही बाहर जाने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं, लेकिन कोई भी जा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर फोर्स बैलेंस हो गया है, ठीक है। मतलब ये जो टेंशन है ये और ये जो फ्रिक्शन है ये, इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर भी दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मूव कर रहा है? कि आपने जो गैप रख दिया है वो कुछ इस तरह से रख दिया है, ये जो गैप रख दिया है ये कुछ इस तरह से रख दिया है कि जो टेंशन यहां पे है
और जो फ्रिक्शन यहां पे लगेगा, जरा देखो ना होगा क्या, जरा देखिए क्या होगा जब आपका ये आपने बराबर कर दोगे तब क्या होगा। जब कोई भी मूव नहीं कर रहा, आप बेशक ओमेगा को बढ़ाते जाओ, उस केस में क्या होगा उसको जरा एनालाइज करते हैं। यहां पे जो फ्रिक्शन है वो आपका इधर लगेगा, ये आपका बाहर जाने की टेंडेंसी दिखाएगा। तो बाहर जाने की टेंडेंसी दिखाएगा तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, फ्रिक्शन तो इसके ऊपर अंदर की तरफ लगना चाहिए। तो इसका मतलब चलो अंदर दिखा दो, इस पे अंदर की तरफ दिखा देते हैं। ये मेरा क्या बन जाएगा F2। अब आइए यहां पे क्या होगा, ये भी बाहर जाने की टेंडेंसी दिखाएगा भाई, ठीक है। तो क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस पे आपका फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ F1। दोनों पे ये फ्रिक्शन लगेगा और यहां पे क्या बन जाएगा प्लस, यहां पे प्लस बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। और जब आप दोनों को जोड़ोगे तो उस केस में F1 प्लस F2 जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को जब आपने नहीं, दोनों को सब सब्ट्रैक्ट करोगे, माफ कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करोगे तो F1 माइनस F2 बनेगा भाई। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू ये बन जाएगा, ठीक है। F1 माइनस F2 इज इक्वल टू, इसमें से ये सब सब्ट्रैक्ट किया तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, ठीक है भाई। और ये दोनों तो बराबर है तो कैंसिल कर जाएगा, इसका मतलब F1 एंड F2 दोनों केस में बराबर आएंगे। तो आप जरा सोचिए, ये जो F1 F2 ये भी बराबर है और टेंशन भी बराबर है, तो दोनों के ऊपर क्या लग रहा है बताओ जरा, दोनों के ऊपर इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो बराबर लग रहा है। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी ये भी दोनों की बराबर हो जाएगी, और ये भी बराबर ही है भाई। आप खुद सोचिए M2 R2 और M1 R1 आपने बराबर ही कर दिया, तो जब दोनों बराबर हैं तो ये वाले फोर्स भी बराबर हो जाएंगे, आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में कोई भी बंदा मूव नहीं करेगा, ठीक है। इस केस में कोई भी बंदा मूव नहीं करेगा। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि ये 1.5 सेंटीमीटर का ही गैप आपको रखना है, ये कैसे पता चला। देखो दोस्तों, ये एक रफ आइडिया है सच बताऊं तो, बिकॉज यहां पे पुली में भी फ्रिक्शन है। पुली में अगर फ्रिक्शन होगा ना तो आप एग्जैक्ट, आपको निकालने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट 1.5 ही होना चाहिए। एक बैंड आएगा, आर का एक बैंड बने, एक गैप का जो इन दोनों के बीच जो गैप है उसका एक बैंड आ जाएगा, आपके पास एक रेंज आ जाएगी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच अगर आप इनके बीच का गैप रखते हो तो कोई भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे जो टेंशन है वो बराबर नहीं है दोनों तरफ, यहां पे भी फ्रिक्शन है। मुद्दा ये है, और जैसे से ये दोनों बाहर जाने की टेंडेंसी दिखाएंगे वैसे से फ्रिक्शन भी बढ़ेगा आपका एक तरह से। तो एनीवे उस डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूं, बट आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से आप इस सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो। आई होप आपको ये जो सिचुएशन है ये समझ आई, और ये जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था उस एक्सपेरिमेंट को आप इस तरह से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा जो है उसको जरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, मेरे पास एक चेन है और वो ऐसे कोन पे रखी हुई है। ये मेरा कोई कोन है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेमी वर्टेक्स एंगल हो गया थीटा, और यहां पे एक चेन रखी हुई है ऐसे, इस पे पीछे की तरफ भी ऐसे लिपटी हुई है भाई, ठीक है ना, चेन ऐसे रखी हुई है, यहां पे डली हुई है चेन। और चेन की जो ये आर है, मतलब जो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर है, और इसका जो मास है वो आपको दे रखा है m, टोटल मास दे रखा है इसका m। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस कोन को रोटेट कर रहा हूं ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। आपको बताना है इस चेन में जो टेंशन आएगी उसकी क्या वैल्यू होगी। टेंशन की वैल्यू आपको बतानी है दोस्तों कि टेंशन कितनी होगी जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं ओमेगा से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों वो जरा समझते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, इस चेन का हल्का सा हिस्सा ले लेते हैं, बिल्कुल स्मॉल पार्ट ले लेते हैं जिसका मास जो है वो dm होगा। तो स्मॉल मास की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, हम जानते हैं इसकी जो टोटल लेंथ है वो 2 पाई r है। तो 2 पाई r लेंथ पे जो मास है वो m है। यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m अपॉन 2 पाई r। m अपॉन 2 पाई r क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा यूनिट लेंथ का मास, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं बहुत हल्की सी लेंथ ले लूं, कितनी, r d5, बिकॉज आप अगर टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू में चेन आपको इस तरह की नजर आएगी। सोचिए ये ऐसी चेन मैं बना रहा हूं, ठीक है, टॉप व्यू अगर आप देखोगे तो इस तरह का दिखेगा। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये मेरा फाई एंगल है, तो ये जो स्मॉल आर्क लेंथ बनेगी ये क्या बनेगी, ये जो स्मॉल आर्क लेंथ बनेगी ये बनेगी r d5,
तो मैंने बताया कि 2 पाई आर लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा m अपॉन 2 पाई आर, और r d फाई का कितना मास हो जाएगा, वो हो जाएगा m अपॉन 2 पाई आर इंटू r d फाई। r से r कट गया, m अपॉन 2 पाई इंटू डी फाई, ये बन गया मेरा dm, स्मॉल मास dm की वैल्यू हो जाएगी। ये इतने से हिस्से का मास आ गया dm, बिल्कुल छोटे से हिस्से का मास आ गया dm। अब इस छोटे से हिस्से पे टेंशन अगर आप देखना चाहें तो टेंशन कैसे लगेंगी, टेंशन आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगेंगी। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक आपका इसको ये वाला हिस्सा इधर खींच रहा होगा और ये वाला हिस्सा जो है ये इधर खींच रहा होगा, ठीक है। ये दो आपकी टेंशन लग रही होंगी, ठीक है ना। और ये एक तरह से आप ये मानिए कि ये मेरी सेंटर लाइन है, इससे d फाई बाई 2 इधर इधर है और d फाई बाई 2 इधर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कुछ इस तरह का है। यहां पे हल्का सा मेरे पास मास आ गया dm, ये मेरे पास मास है dm, और इस पे टेंशन इधर है और इस पे टेंशन मेरी इधर है, और ये है d फाई, ये पूरा जो एंगल है ये है मेरा d फाई। अब जरा देखिए, ये मैंने ऐसे इसके सेंटर से पास करवाया है और इसको मैं थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर देता हूं, ठीक है। हाँ जी, तो जरा देखिए दोस्तों, यहां पे आप ये कह सकते हो कि ये पूरा एंगल अगर d फाई है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d फाई बाई 2, और इधर भी मेरा d फाई बाई 2 हो जाएगा, सही है जी। और मैं ये मान सकता हूं कि ये मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पे ये मेरा 90 डिग्री है। तो अब आप जरा सोचिए, ये अगर d फाई बाई 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस d फाई बाई 2 हो जाएगा। ये जो ट्रेंगल बना है यहाँ पे, इसके साथ ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 90 माइनस d फाई बाई 2। तो इस टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा इधर, और एक आपका इस तरफ आएगा, ठीक है। सिमिलरली इस टेंशन के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आपका इधर आएगा और एक आपका अंदर की तरफ आएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले बताइए अंदर की तरफ क्या, क्योंकि जो ये वाले कंपोनेंट ये तो कैंसिल कर जाएंगे ना एक दूसरे को, ये वाले जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये जो कंपोनेंट आएंगे ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे दोस्तों, ठीक है, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। लेकिन अंदर की तरफ जो और कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, वो आपका ये कह सकते हो t cos ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 एंड d फाई t cos ऑफ 90 माइनस d फाई बाई 2, और यहाँ पे भी t cos ऑफ, क्योंकि इधर भी तो t है ना ये, और ये भी t है। तो दोनों का अगर मैं कंपोनेंट लूं और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रिंग अगर मैं कंपोनेंट निकालूं इस तरफ, तो बनेगा t cos ऑफ 90 माइनस d फाई बाई 2, एंड इसका डबल कर दो भाई, ये टुवर्ड्स द सेंटर आपका इस रिंग की टेंशन की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये कितना बन गया बताओ जरा, ये बन गया 2t साइन d फाई बाई 2। d फाई बाई 2 बहुत स्मॉल है तो मैं इसको रफली ऐसे लिख देता हूँ t d फाई, इसको d फाई बाई 2 ही लिया, 2 से 2 कैंसिल कर जाएगा तो t d फाई आपका ये बन जाएगा। ये मेरा फोर्स जो है ये अंदर की तरफ लग रहा है dm मास के ऊपर, बट क्या ये अकेला फोर्स है, जरा देखते हैं। अगर मैं इसको इस dm को ऐसे मान लूं कि ये dm जो है ये कुछ समवॉट ऐसे रखा गया है, यहाँ पे अगर मैं मान लूं इसका चेन का कुछ हल्का सा हिस्सा, यहाँ पे हल्का सा हिस्सा ले लेता हूँ dm, ठीक है, इस तरफ हल्का सा हिस्सा ले लेता हूँ dm, ये है मेरा dm, ठीक है, ये है मेरा थीटा सेमी वर्टेक्स एंगल, इसके ऊपर ये mg लगेगा, एक आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इधर dn लग रहा होगा, और dmg इधर लग रहा होगा dm इंटू जी, स्मॉल मास है ना, ये स्मॉल मास है dm, तो एक तो dm इंटू जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, एक आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा dn, और एक आपका सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज t d फाई, ये आपका फोर्स लग रहा होगा t d फाई। ये सारे फोर्सेस जो है ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं, और ये ऑब्वियसली ये dm जो है वो रोटेट कर रहा है। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको रिजोल्व करूं तो मैं क्या बोलूंगा, जरा देखिए, मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूं, ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इस dn के दो कंपोनेंट बनेंगे। कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा dn जो नॉर्मल फोर्स है dn cos 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा, तो dn साइन थीटा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा dm इंटू जी, और एक बनेगा dn cos थीटा, ये बनेगा आउटवर्ड dn cos थीटा। तो आप ये कह सकते हो t d फाई
माइनस dn cos थीटा, माइनस dn cos थीटा, ये नेट फोर्स आ गया अंदर की तरफ, दैट हैज टू बी इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर r, ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां से मैं dn की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो dn की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा t d फाई माइनस dn की वैल्यू बनेगी dm इंटू जी डिवाइड बाई साइन थीटा, ये dn की वैल्यू होगी, ये मैंने यहां पे पुट कर दी नीचे वाली इक्वेशन में, dn की वैल्यू ऊपर से निकाल के यहां पे पुट कर दी, इज इक्वल टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर r, सही है जी। तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया t d फाई इज इक्वल टू, आप देखिए t d फाई इज इक्वल टू dm मेरे पास बाहर आ गया, इसको मैं अंदर ले जा रहा हूं भाई, और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर r प्लस g कॉट थीटा अपॉन g कॉट थीटा, सिंपल ये बन गया भाई। ये आपके पास t d थीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो देखो dm इंटीग्रेट करने की भी जरूरत नहीं है, dm की वैल्यू पुट कर दो ना, यहाँ पे dm की वैल्यू d फाई की टर्म में ही तो है, तो अगर मैं dm की वैल्यू d फाई की टर्म में पुट करूंगा तो t d फाई इज इक्वल टू dm बन जाएगा m अपॉन 2 पाई इंटू d फाई, और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर r प्लस g कॉट थीटा, सही है जी। अब d फाई से d फाई कट गया और सीधा सीधा हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई, तो टेंशन की क्या वैल्यू आई है दोस्तों, T विल बी इक्वल टू, जो टेंशन आएगी दैट विल बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाई 2 पाई, एक तो ये टर्म आ गई और एक बन गया g कॉट थीटा अपॉन 2 पाई। तो t की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, और आई थिंक मैंने m मिस कर दिया है, तो ये m भी आप इसके साथ लगा लेना भाई, mg, ठीक है, बिकॉज इस m को अंदर लेके जाओगे ना, तो mg कॉट थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, काफी बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, एंड मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आया। तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम यहीं तक करेंगे, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, थैंक यू।